अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो देखेंगे इसी में एक और टर्म आएगी पैकिंग फ्रैक्शन, उसे भी समझेंगे। तो बहुत अहम टॉपिक है, लाजमी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा सा न्यूमेरिकल भी इसका यानी आ जाता है। टॉपिक समझ आ जाए तो न्यूमेरिकल भी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। तो मैस डिफेक्ट क्या होगा? कुछ लोग मैस डेफिसिट भी बोलते हैं, डिफेक्ट, दोनों तरह से आप जैसे भी आपको आसानी लगे। तो होता क्या है कि जो न्यूक्लियस का मैस होता है और न्यूक्लियस जिन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बना होता है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस, तो उनका जो सम होता है उसमें फर्क आ जाता है। जैसे आप इस तस्वीर से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि न्यूक्लियन का मैस ज्यादा है और उन न्यूक्लियन से जो न्यूक्लियस बन रहा है उसका मैस कम है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, तो हम जब एक्सपेरिमेंट्स करके मेजरमेंट करते हैं तो पता चलता है कि न्यूक्लियस का मैस लेस होगा उन दोनों प्रोटॉन और न्यूक्लियन यानी न्यूक्लियन के मैस से। न्यूक्लियन के मैस को सम कर दो तो उससे वो लेस होगा। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। तो इस डिफरेंस को हम डेल्टा एम से जाहिर कर देते हैं, जो यानी न्यूक्लियस और उसके पार्ट्स के सम में फर्क आ रहा है। तो डेल्टा एम को अगर हम मैयर करने बैठे तो कैसे निकालेंगे? अब मुझे पता है न्यूक्लियन का मैस ज्यादा है, तो सारे प्रोटॉनों का मैस, सारे न्यूट्रॉनों का मैस, उनको जमा कर दिया। फिर उसमें से जो एक्सपेरिमेंटली न्यूक्लियस मेजर किया है मैस, उसको माइनस कर देंगे तो फर्क आएगा डेल्टा एम। यानी ये जो पहली दो टर्म्स आपको दिख रही हैं, ये उसके आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके वो बन रहा है, और ये नतीजतन बनने वाला जो न्यूक्लियस है, तो दोनों के मैस में फर्क आएगा। तो जब हम उस डिफरेंस को नोट करेंगे तो वो डेल्टा एम मेजर किया जाएगा। तो डेल्टा एम समझ आ गया? यानी जिनसे मिलके बना उनका टोटल मैस और जो रिजल्ट प्रोडक्ट आया उसका मैस, इनमें फर्क आ गया। तो अब ये फर्क जैसे आता है, क्यों आता है? इसे हम कहते हैं कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर है। तो उसी को लेके चलते हैं हम आगे बाइंडिंग एनर्जी की तरफ। तो बाइंडिंग एनर्जी को अगर हम डिफाइन करवाएं तो हम कहेंगे वो कम से कम एनर्जी जो न्यूक्लियस को तोड़ने के काम आएगी, कि वापिस वो अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके हो जाएं, आजाद हो जाएं। तो वो जो एनर्जी की मिकदार होगी वो बाइंडिंग एनर्जी होगी। अब न्यूक्लियस तोड़ना है, तो न्यूक्लियस तोड़ने वाली एनर्जी हमें क्या बताएगी? उसकी स्टेबिलिटी बताएगी कि भाई कितनी आसानी से टूट सकता है या नहीं। अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हुई यानी एनर्जी ज्यादा चाहिए हुई तो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। अगर एनर्जी कम हुई तो हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी आपके पास यानी आपके न्यूक्लियस के पास बहुत थोड़ी एनर्जी है, इतनी सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी जितनी, तो हम कहेंगे वो ग्राउंड स्टेट में है। अगर न्यूक्लियस की एनर्जी ज्यादा हुई इस मिनिमम एनर्जी से तो हम कहेंगे वो एक्साइटेड स्टेट में है। तो ये हम सिर्फ बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के पास मौजूद एनर्जी की। तो अगर ये एनर्जी जीरो होगी तो वो न्यूक्लियस टूट जाएगा, वो न्यूक्लियस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पास चला जाए यानी तब्दील हो जाएगा, डिसोसिएशन में चला जाएगा। तो बात समझ आई कि भाई आपने जो न्यूक्लियस को एनर्जी देनी है वो कम से कम उतनी होगी जितनी उसके यानी बनने में लगी होगी। इसी बात को समझते हैं ऐसे कि जो मैस डिफेक्ट था वो कन्वर्ट होता है किसमें? बाइंडिंग एनर्जी में। जब न्यूक्लियस बनता है तो इसका मतलब हम न्यूक्लियर जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं? मैस एनर्जी रिलेशनशिप से, जो जैसे मैं ऊपर कह के आया। तो आप लिखो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्केयर। डेल्टा एम अभी अभी मैं ऊपर बता के आया, ये है जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन, प्रोटॉनों का मैस, न्यूट्रॉनों का मैस, माइनस जो न्यूक्लियस हमने मेजर किया एक्सपेरिमेंटली। अलग अलग करके लिख दो तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो इसका मतलब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास होगी जो आपके पास यानी आजाद होगी जब न्यूक्लियस बनता है, क्योंकि वो एनर्जी अब मैस कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में। तो वापिस जब आपने न्यूक्लियस तोड़ना है तो वो जो मैस में कमी आई थी वो पूरी भी तो करनी है ना। तो वो एनर्जी उतनी ही देनी पड़ेगी जो उसको बनाते वक्त मैस ने कम होके एनर्जी की सूरत में न्यूक्लियस फॉर्म किया है। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी आपके पास एनर्जी इक्विवेलेंट है किसका? मैस डिफेक्ट का। इसका मतलब जो मिसिंग मैस था वो कन्वर्ट हुआ था किसमें? एनर्जी में, ताकि न्यूक्लियस बन सके। यही बात मैंने अभी समझाई आपको। अब इसमें एक टर्म आती है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है मैस डिफेक्ट
पर न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन के मास में कितनी कमी हुई, ये चीज। तो अब आप इसे एफ से जाहिर कर लो, डेल्टा एम ओवर ए। आप इसको अगर थोड़ा मैथमेटिकली देखना चाहो तो आइसोटोपिक मास माइनस मास नंबर डिवाइडेड बाय मास नंबर इनटू 10⁴ आएगा, ये इसका टूल बनता है। अब वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन मुझे क्या बताती है कि आपके न्यूक्लियन न्यूक्लियस में कैसे पैक हुए। तो अब आपके पास हम जानते हैं कि एटॉमिक मैसेज को किसके लिहाज से मेजर करते हैं, कार्बन 12 के लिहाज से। तो पैकिंग फ्रैक्शन इसकी 0 मानेंगे, ठीक है। यानी कार्बन के लिए ये जो आप देख रहे हैं C12, इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी इसमें पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है, 0 है। अब इसके लिहाज से वैल्यू ज्यादा या कम हो सकती है, वो जरा नीचे समझ लेते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। 0 सिर्फ किसके लिए होगी, कार्बन 12 के लिए होगी। ओके होगी बात। पॉजिटिव जब होगी तो जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव है, तो ये बताएगा इंस्टेबिलिटी, ठीक है। यानी जहां पे पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव आ गई तो वो इंस्टेबिलिटी को शो करेगा। ये बात वैसे 100% सही नहीं होती लो एटॉमिक मैसेज के लिए, क्योंकि वो भी स्टेबल होते हैं, मगर इन जनरल पैटर्न हम बात कर रहे हैं। नेगेटिव का मतलब होगा कि जो आइसोटोपिक मास है वो लेस हो गया है एक्चुअल मास नंबर से। तो अब आपके पास ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को इंडिकेट करेगा। तो इसका मतलब जो कुछ मास है वो ट्रांसफर हुआ एनर्जी में, और यानी जैसे अभी हम पहले पढ़ के आए इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो इसलिए ये न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि अब उसे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये 0 वैल्यू है, इससे नीचे नेगेटिव है, इससे ऊपर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे देखें तो ज्यादा 240 तक आपको ये सारा दिखाया गया है। तो एक सर्टेन मिकदार है जो कि नेगेटिव में आएगी, जैसे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल रहा है कि पैकिंग फ्रैक्शन जो 200 मास नंबर 200 से ज्यादा वो पॉजिटिव है, इंक्रीज करती जाती है मास नंबर के बढ़ने से। और 230 से ऊपर तो रेडियो एक्टिव हो जाता है, वो खुद ही डिसोसिएट हो जाता है, यानी पॉजिटिव होगी ना तो इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो गई कि वो खुद ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अब इसका अंदर कम पैकिंग फ्रैक्शन या नेगेटिव होने का मतलब कि ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, इसका मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी। बात समझ आ गई। अब बाइंडिंग एनर्जी जैसे पैकिंग फ्रैक्शन पर न्यूक्लियन देखा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कंसेप्ट क्या है कि भाई जब आपका न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो रही है तो एक न्यूक्लियन को बाइंड करने में कितनी एनर्जी लगेगी, यानी कि अब उसमें ढेरों ढेर न्यूक्लियन होंगे, तो एक न्यूक्लियन को काबू करने में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है। तो ये चीज आप कैसे हासिल करोगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी को हम उस न्यूक्लियन नंबर से डिवाइड कर देंगे जितना उस न्यूक्लियस के अंदर होंगे। जैसे आप इस टूल में देख सकते हैं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो उस न्यूक्लियस के अंदर कंटेन हो रहे होंगे। तो ये आप ऊपर बाइंडिंग एनर्जी का आपके पास टूल है, नीचे आपके पास न्यूक्लियन का टूल है। अकाई का सवाल लगाया, यानी अकाई का फार्मूला लगाया एक न्यूक्लियन के लिए एनर्जी निकालने के लिए। तो अब आपके पास बाइंडिंग एनर्जी जो आप ग्राफिंग देख रहे हो इस जगह पे, ये बहुत मशहूर ग्राफ है। तो ये मास नंबर के लिहाज से है, नीचे मास नंबर चल रहा है आपके पास। तो आप देखो कर्व शुरू में बड़ी स्टीप है, बड़ी तेजी से ऊपर जाती है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू जो इसने हासिल करनी वो 8.79, ये देखें 9 से तो थोड़ा सा नीचे 8.79, ये A50 यानी आयरन के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम अचीव हो जाती है। फिर इसके बाद फिर कर्व नीचे जा रही है, जाती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा कितना नीचे जाएगी, 7.6 तक जाएगी नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 7.6 को टच करती है। तो यानी हाईएस्ट जो आपका मास नंबर है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन उसकी एनर्जी होगी। तो इसका मतलब ये जो दरमियान वाली हालत है, दरमियान वाली स्टेट है, इसमें आपके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि आप न्यूक्लियस को तोड़ सकें, न्यूक्लियन को आजाद कर सकें। एक न्यूक्लियन को आजाद करवाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, ये वो बेसिकली बता रहा है। तो इस ग्राफ से एक और भी चीज समझ आती है, न्यूक्लियर फ्यूजन समझ आती। फ्यूज होता है मिलना, दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनते हैं, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है वो जो स्टेबिलिटी मुझे समझाएगी कि जो जो एलिमेंट आयरन के करीब होंगे, जो न्यूक्लियाई आयरन के करीब होंगे वो स्टेबल होंगे। तो इसका मतलब जो लो मास नंबर वाले हैं वो फ्यूजन करेंगे ताकि फ्यूज हो के मिल के बड़े बन के वो किसके करीब जा सकें, आयरन के करीब जा सकें, ठीक है, ताकि ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी हासिल की जा सके। इसी तरीके से जो आयरन से अगले न्यूक्लियाई होंगे, तो
तो वो हाई मैस नंबर वाले वो टूटेंगे, फिशन करेंगे, ताकि स्प्लिट होके वो दो न्यूक्लियाई में जा सके और वो आपके जितना वो टूट के पीछे जाएंगे आयरन के करीब आएंगे, ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। जैसे मिसाल देखो, यूरेनियम टूटता है बैरियम क्रिप्टॉन में। अब बैरियम और क्रिप्टॉन उसके डॉटर न्यूक्लियाई हैं। ये देखो यहाँ पे क्रिप्टॉन भी दिख रहा है आपको, ये आयरन के करीब करीब है। तो इसी तरीके से बैरियम भी 36 इसके पास ही आएगा यहाँ पे पीछे, जैसे यहाँ पे। तो अब आपके पास इसका मतलब इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है जब वो टूटते हैं, जब वो आयरन के करीब आते हैं। तो फिशन भी आपके पास बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा देती है डॉटर न्यूक्लियाई की। तो अब आपको अंदाजा हो गया, ये जो आपके पास आयरन से अगले हैं ये सारे फिशन करने वाले हैं, ये जो आयरन से पिछले हैं ये सारे फ्यूजन करने वाले हैं, सादा से सादा बात की जाए तो। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।